नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। स्वामी प्रसाद मौर्य फिर से समाजवादी पार्टी के चक्कर लगा रहे हैं। फिर पिछले महीने उन्होंने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पद और सदस्यता से इस्तीफा देकर अपनी खुद की पार्टी बना ली थी, लेकिन माहौल ना बनता देख अब वो वापसी करने की सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि स्वामी ने कुछ दिन पहले अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी, पार्टी में वापसी की गुहार लगाई है। पत्रकारों से स्वामी प्रसाद मौर्य पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया पत्रकारों की तरफ से, उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य कब सपा छोड़कर गए थे उन्हें नहीं मालूम। ऐसा प्रतीत होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी के लिए सपा का दरवाजा खुल सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव को पता नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कब छोड़कर गए थे समाजवादी पार्टी को। तो समाजवादी पार्टी आपसे संपर्क कर रहे हैं, वो हमारी पार्टी कब छोड़ गए? नहीं, हमारी पार्टी कब छोड़ गए? छोड़ गए? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे पता नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में जा रहा है कि एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे खुल गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से अलग होने की बात की थी, जब उन्होंने समाजवादी पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि समाजवादी पार्टी जो है वो हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही है, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रह गई। अब समाजवादी पार्टी जिस समाजित की बात करती है उससे दूसरे ट्रैक पर चली गई है समाजवादी पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है, आरोप है कि धर्मनिरपेक्षता के मामले पर समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस के मुद्दे पर उनका साथ नहीं दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अखिलेश यादव खुद ही अंधेरे में है, इसलिए वो पीडीए को उजाला नहीं दे सकते हैं। पिछड़ा उन्होंने सालिग्राम की पूजा को लेकर भी पार्टी पर सवाल उठाए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में वापसी की बात चल रही है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मौर्य जो है समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी पद से इस्तीफा देकर खुद की पार्टी बनाने की बात कर रहे थे और समाजवादी पार्टी से जो है नाता तोड़ चुके थे। फिलहाल जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के बाद अगर बात किया जाए तो वो पार्टी में कहीं न कहीं जाने की, वापसी करने की बात कर रहे हैं। और चुनाव के नतीजे से देखा जाए तो कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो है समाजवादी पार्टी जो है टिकट देने की संभावना बताई जा रही है, कि उनको टिकट देने की बात की जा रही है। फिलहाल जिस प्रकार से देखा जाए, अखिलेश यादव की कल बैठक हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो पत्रकारों के द्वारा उनसे पूछा गया कि जो है समाजवादी पार्टी से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो है चले गए हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि हमें पता ही नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी से हट चुके हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए, यह भी खबर आ रही है कि अखिलेश यादव की स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई और पार्टी कार्यालय पर लगातार वो पहुंच रहे हैं और टिकट की जो है संभावना बताई जा रही है कि उनको टिकट देने के भी लोकसभा में चुनाव के जो भी वो संकेत मिल रहे हैं कि उनको टिकट दिया जाएगा। अमित, जिस तरीके से नाटकीय ढंग से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और फिर अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी उन्हें एक्सेप्ट कर रही है, तो क्या जो आरोप लगाए गए थे इस्तीफे के समय स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, अब वो बैकफुट पे होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से भटक गई है, ये आरोप लगाया था उन्होंने। रामचरितमानस के जो उनके बयान थे, जो उनका स्टैंड था, उस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनका विरोध किया था। उनके समाजवादी पार्टी के नेता उनके इस बयान के समर्थन में नहीं आए थे। पार्टी के हिंदुत्व चेहरे को लेकर भी समाजवादी पार्टी के सवाल उठाया था स्वामी प्रसाद मौर्य ने। तो कहीं ना कहीं इन सब आरोपों के बावजूद वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं और सपा की तरफ से उन्हें एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी ये लगता है कि जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, मौर्य के बिना उनका काम नहीं चल सकता, और मौर्य को भी ये बात लग रही है कि वो अकेले दम पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं, इसलिए एक बार फिर वो अपने बयान से पलटते हुए समाजवादी पार्टी का रुख कर रहे हैं?
स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों से जो है हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। चाहे देखा जाए जिस प्रकार से जो है दीपावली पर इनका बयान आया था कि मैंने ऐसा कोई जो है बच्चा नहीं देखा जिसके 4 हाथ होते हों। तो लगातार देखा जाए स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों पर जो है चर्चा करते रहते हैं। चाहे रामचरितमानस विवाद को लेकर देखा जाए, उस पर भी इन्होंने विवादित बयान दिया था जिसमें समाजवादी पार्टी ने इनका विरोध किया था, जिसके बाद कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे। फिलहाल देखा जाए जिस प्रकार से इस्तीफा दिए थे, इस्तीफा देने के बाद इन्होंने ऐलान किया था कि दिल्ली में नई पार्टी बनाएंगे और उसके जरिए जो चुनाव लड़ेंगे। हाल देखा जाए कहीं न कहीं उस पार्टी से इनका चुनाव लड़ने के संकेत तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में फिर से वापसी करने के इनके संकेत आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जो है कहीं न कहीं इनको टिकट दिया जाएगा, इनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। फिलहाल अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं औपचारिक जो है ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल संकेत यही आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी हर वर्ग को साधने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि देखा जाए मौर्य समाज से जिस प्रकार से देखा जाए समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं था। फिलहाल इनको जिस प्रकार से टिकट दिया जा रहा है, यही संकेत लगता है कि समाजवादी पार्टी जो गठबंधन दल है कहीं न कहीं इनके साथ जरूर टिकट देने की संभावना और इनको जो है लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी जरूर बिल्कुल बनाया जाने के संकेत तो आ ही रहे हैं। अमित, जिस तरीके से बीजेपी जो है हिंदुत्व का मुद्दा उठाती है, राम मंदिर की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं रामचरितमानस की चौपाइयों पर ही सवाल उठाते हैं। उनकी तरफ से बार बार हिंदू देवी देवताओं को लेकर जो बयान दिया जाता है, हालांकि वो खुद हिंदू सनातन धर्म समुदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके बयान सामने आते हैं, कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के लोग भी उनकी बयानों से सहमत नहीं होते हैं। यही वजह है कि जो वोट है, वोट बैंक कटने की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से ऐसा जोखिम उठाने को तैयार है सिर्फ एक ओबीसी वोट की वजह से? हाँ, बिल्कुल ये संकेत तो जरूर आ रहे हैं। जिस प्रकार से ओबीसी वोट को साधने के बिल्कुल समाजवादी पार्टी है, इनके सहयोगी दल है, वो बिल्कुल तैयारी में लगे हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए हिंदू के जो देवी देवताओं के उनके ऊपर इनके विवादित बयान आते हैं। फिलहाल देखा जाए जिस प्रकार से ये अपने विवादित बयान से हमेशा चर्चा में रहते हैं, कहीं न कहीं चर्चा में बने रहने के लिए कि इनके ऐसे बयान आते हैं और समाजवादी पार्टी भी इसका विरोध करती हुई जरूर नजर आती है। क्योंकि देखा जाए तमाम बड़े नेता जब इन्होंने ऐसे बयान दिए थे तो कहीं न कहीं इससे नाराज चल रहे थे, लगातार इन पर सवाल उठ रहे थे, जिससे नाराज होकर ये पार्टी छोड़कर इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बनाने के लिए बात कर रहे थे। अब फिलहाल जिस प्रकार से इतने समय की बात करें तो फिर 2-3 दिन पहले अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात होने के बाद कहीं न कहीं ये टिकट लेने की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी इनको जो है टिकट देने की बात कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से इनको टिकट देने की बात करती है, फिलहाल टिकट देती है या नहीं देती, ये तो बड़ा सवाल है। फिलहाल देखा जाए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगातार इनका दौरा देखने को मिल रहा है और पार्टी कार्यालय के अंदर बैठक हो रही, उस पर भी कहीं न कहीं ये पहुंच रहे हैं। और देखा जाता है समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा चुनाव में इनको प्रत्याशी बनाती है या नहीं बनाती, ये सबसे बड़ा सवाल। अमित, जिस तरीके से लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से समाजवादी नेताओं के साथ कांटेक्ट किया जा रहा है, विधानसभा चुनाव में उनकी बड़ी हार हुई थी। पडरौना से समाजवादी पार्टी बसपा के समय में वो विधायक रहे थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ था तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी हार हुई थी। तो जिस तरीके से ये समीकरण बन रहे हैं कि सपा में वो फिर से जा सकते हैं, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की ज्यादा जरूरत नजर आ रही है या फिर समाजवादी पार्टी को जरूरत ज्यादा है स्वामी प्रसाद मौर्य की? लेकिन देखिए जिस प्रकार से प्रत्याशियों के नामों पर चर्चाएं चल रही हैं और लगातार जो प्रत्याशी हैं वो भी और कहीं न कहीं तमाम बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी से जिनका मोह भंग हो चुका है और वो भी लगातार देखा जाए इधर उधर भाग रहे हैं। चाहे मनोज पांडे की बात करें, ऊंचा विधायक थे, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। लेकिन इनकी बात करें उसी समय में मनोज पांडे ने भी इनका विरोध किया था जैसे ये बयान आए थे। फिलहाल अपने बयानों से तो ये चर्चा में तो रहते ही हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के देखा जाए तो कहीं न कहीं हर वर्ग को साधने का काम कर रही है ताकि किसी भी प्रकार से जो है जो सहयोगी दलों के साथ इनका गठबंधन है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि हम 80 सीटों पर अपना परचम लहराएंगे। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि समाजवादी पार्टी और जो उनकी सहयोगी दल हैं वो 24 में क्या अपना जादू दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। अमित, इस समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जो शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा कि शक्ति, हिंदू धर्म में शक्ति शब्द एक है, हम एक ऐसी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब बीजेपी अब उस शक्ति शब्द को नारी शक्ति से जोड़कर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। ये भी एक हिंदुत्व की तरफ से एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। दूसरी तरफ रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पहले से ही चर्चा का विषय बने हुए हैं, उनके ऊपर बीजेपी लगातार हमला कर रही है। तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व के नाम पर जो इंडिया गठबंधन है ये इसको क्षति पहुंच सकती है या नहीं?
लेकिन देखिए, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहते हैं, और जिस प्रकार से देखा जाए जब कोई न कोई जो देवी देवताओं या फिर ऐसा हिंदू का कोई त्योहार होता है तो इनका कोई न कोई विवादित बयान आ जाता है, और जिससे नाराजगी भी देखने को मिलती है। विपक्ष भी इनके जो है जो बयान आते हैं तो कहीं न कहीं इनको गलत ठहराता है कि ऐसे इनको बयान नहीं देना चाहिए था, और नाराजगी भी देखने को मिलती है, और जनता में भी जो है आक्रोश देखने को मिलता है। फिलहाल जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद अगर मौर्य जो है इनकी पार्टी में शामिल होते हैं या फिर इनको टिकट देते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देखा जाए हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार ये अपने कटाक्ष या फिर ऐसे विवादित बयान देते, तो कहीं न कहीं जिस प्रकार से ये वापस करेंगे तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम अगर राहुल गांधी की बात करें तो कहीं न कहीं शक्ति शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन देखा जाए राहुल गांधी जब ऐसे बयान देते हैं तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है उसको जरूर उस ढंग से पेश, जिसको जो है उनको जो है वैसा सामना करना पड़ जाता है। देखिए जिस प्रकार से नारी शक्ति की बात किया जाए तो कहीं न कहीं विपक्ष जो है नारी शक्ति के बाद महिला सम्मान की बात करता है, महिलाओं को आगे भागीदारी देने की बात करता है, लेकिन विपक्ष भी लगातार हर वर्ग को साधने की बात करता है, चाहे महिलाओं की बात करें या फिर अन्य वर्ग की बात करें। तो लगातार देखा जाए चुनाव का समय और लोगों को कैसे अपने खेमे में किया जाए, इस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियां जो है लगातार पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि जो है 24 चुनाव जो है वो कहीं न कहीं किसी भी प्रकार से टूटने न पाए, ताकि सभी वर्ग को साधा जाए और सभी वर्ग को जो है अपने खेमे में किया जाए। तो लगातार इसको लेकर हर पार्टी जो है कवायद करती हुई जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, एक तरीके से पीडीए को मजबूत बनाने के लिए, पीडीए गढ़ में सेंधमारी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव अपने साथ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बार फिर सपा में स्वामी की वापसी के आहट मिल रही है, उनके साथ सपा नेताओं की जो है बैठक चल रही है, और खुद अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कब मौर्य समाजवादी पार्टी से बाहर हुए हैं उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। वहीं बिहार प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा को लेकर आरजेडी पर हमला किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि क्या राजद नीतीश कुमार जी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। लोकसभा चुनाव में जिस सीट पर जेडीयू अपना उम्मीदवार उतारेगी उन सीटों पर आरजेडी अपना उम्मीदवार उतारेगी। ये राजद की शीर्ष नेतृत्व की बेवकूफी है। एनडीए एकजुट है। लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच आमने सामने की लड़ाई है। मेरी बच चुकी है। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। राजद नीतीश कुमार जी को अपना दुश्मन नंबर 1 मानता है। इसे सिर्फ राजद के शीर्ष नेतृत्व की बेवकूफी कही जाएगी कि जहां जदयू के उम्मीदवार होंगे वहां राजद अपना उम्मीदवार उतारेगा। एनडीए में कोई भी उम्मीदवार किसी घटक दल का नहीं है। विपक्षी दलों को भले ही ऐसा लगे कि कहीं भाजपा का उम्मीदवार है तो कहीं जदयू, लोजपा, आर, हम या आरएलएम का, लेकिन सच यह है कि विपक्षी दलों के सामने सिर्फ और सिर्फ एनडीए का उम्मीदवार होगा। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता पूरी तरह एकजुट हैं और अपना गठबंधन को जीत दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, न कि किसी दल के लिए। इस चुनाव में इंडी गठबंधन के उम्मीदवार के सामने एनडीए के उम्मीदवार होंगे। इंडी गठबंधन के सामने यह चुनौती भले ही है कि यह एनडीए के कैसे मुकाबला करेगा, क्योंकि सीट से वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में लोकसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर संदीप माकिन और पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में बताया गया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर किस तरह की कार्रवाई करें, साथ ही अंतर्राज्यीय और आसपास के जिलों से आने वाले मार्गों पर पुलिस की सख्त निगहबानी की जाएगी, जिससे चुनाव में विघ्न डालने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जा सके। बैठक में अति संवेदनशील और संवेदनशील मतदान केंद्रों को लेकर भी चर्चा की गई। कलेक्टर संदीप माकिन ने कहा कि पुलिस और राजस्व अधिकारी आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही मतदाताओं को किसी भी तरह का लालच देने या प्रभावित करने की कोशिश करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में
गोरघाट थाना क्षेत्र के पाली गांव में रेत के विवाद में दो गुटों के बीच गोली चल गई। इसमें 3 लोग घायल हुए हैं। थाना प्रभारी दिलीप समाधिया के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते गोलीबारी की यह घटना हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि सिंध नदी के रेत खनन को लेकर आए दिन उत्खनन करने वाले लोगों के बीच में विवाद होता रहता है। यह घटना भी उसी की परिणति मानी जा रही है। इस घटना में नाहर सिंह और धर्मेंद्र केवट को गोली के छर्रे लगे हैं। वहीं मेदोरा गांव का विक्रम भी इस विवाद में गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खेत पे आंसू विक्रम आए और रोल बनने पे माउ पे उठाई माउ जरत हुए और सीधी गोली चालू करी मतलब भगे तो काऊ बाँ में गोली और वो चली, मतलब काऊ कछू गले काऊ कछू नहीं ने चलाई। कौन कौन घायल हो गया? आते तो बहुत लोग थे, 3-4 लोग को जानते हो। सर हम घूम रहे थे खेत पे। डिंडोरी जिले के बजाग थाना क्षेत्र के अंगई गांव में तेज बारिश के साथ अचानक आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 20 साल के युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को मृतक मनोहर मरावी अपने ही खेत में काम कर रहा था। उसी दौरान अचानक तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिर गई, जिसके चलते युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। अगली खबर सीहोर के भैरुंदा से है, जहां भैरुंदा शासकीय महाविद्यालय में एसडीएम आपूर्ति गुप्ता औचक निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण के दौरान कई प्रोफेसर अनुपस्थित पाए गए, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी। छात्र छात्राओं ने एसडीएम को बताया कि प्रोफेसर नियत समय पर नहीं आते हैं और वाइवा का पेपर तो हुआ नहीं है, फिर भी बच्चों को फेल कर दिया गया। वहीं एसडीएम अर्पित गुप्ता ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों के आने का कोई नियत समय ना होने और छात्रों से अभद्र भाषा में बात करने की शिकायतों पर भी गौर किया जाएगा। पूरी तरह से एक्टिवली जो इन्वॉल्व नहीं है, बच्चों के ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चों का एक हमें कह सकते हैं कि भविष्य है, उसकी तरफ से पूरा ध्यान नहीं है कॉलेज प्रशासन का। और मेरे निरीक्षण में पाया गया है कि प्रिंसिपल मैडम आज भी नहीं आई है। उसके द्वारा ऐसा बताया गया है कि वो एडी ऑफिस में गई हुई थी किसी मीटिंग के लिए। इस बिंदु पर भी जाँच की जाएगी। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे लोगों के बयान लिए हैं, इसके आधार पे प्रतिवेदन बनाया जाएगा। काम के लिए खड़ा है तो प्रिंसिपल मैडम तू तड़ाके से बात करती है। क्लासेस नियमित नहीं लग रही है और किसी भी शिक्षक का समय फिक्स नहीं है कॉलेज आने का। कोई 10 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, कोई 1 बजे आ रहा, कोई 3 बजे आ रहा। कौन से कॉलेज की बात? कॉलेज स्वामी विवेकानंद भेरूंगा। काम के लिए खड़ा है तो प्रिंसिपल मैडम तू तड़ाके से बात करती है। वहीं राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर बीजेपी उन पर चौतरफा हमलावर हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को एंटी हिंदू करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि जिस तरीके से राहुल गांधी हिंदू आस्था का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बयान देते हैं, वैसा किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोलकर दिखाएं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में अब कांग्रेस अलगाववादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बार बार हिंदू आस्था का अपमान करते हैं, ये उनकी आदत का हिस्सा है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। सबों का अपमान किया। हमें लगा कि गलती का एहसास होगा उनको, लेकिन एक दिन तक उसको परिमार्जन करने का कोई संकेत नहीं। उनके जो दरबारी प्रवक्ता हैं उसकी उस टिप्पणी में ज्ञान खोज रहे थे, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर विचार हुआ कि आज पार्टी के राष्ट्रीय मंच से उनसे एक सवाल पूछना चाहिए और कांग्रेस से पूछना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी अब महात्मा गांधी की प्रेरणा से बनी चलने वाली कांग्रेस पार्टी नहीं है। राहुल गांधी की अगुवाई में ये कांग्रेस पार्टी अब माओवादी विचार, विभाजनकारी विचार, अलगाववादी विचार को लेकर चलती है। क्या मतलब है इसका? आज थोड़े हम गुस्से में हैं और बहुत सही रूप से गुस्से में, देश गुस्से में है। राहुल गांधी क्या समझते हैं अपने आप को? हिंदू आस्था का इस तरह से वो अपमान करते रहेंगे, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। शक्ति को क्या समझते हैं? भारत की नारी शक्ति है,
या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देश की प्रेरणा है। आज प्रधानमंत्री जी ने पूरा दक्षिण भारत की सारी देवियों की चर्चा की है। मां दुर्गा भी शक्ति हैं, मां सरस्वती भी शक्ति हैं, मां लक्ष्मी भी शक्ति हैं, महादेवी भी शक्ति हैं, कामरू कामाख्या भी शक्ति हैं। तो शक्ति तो हर जगह बैठी हुई है ना। तो इस हिंदू धर्म में आप शक्ति निकाल के इस शक्ति का हम विरोध कर रहे हैं। हम इस सोच पर अपनी टिप्पणी करना चाह रहे हैं। बात को काइंडली समझें आप। और फिर मैं यहीं पर आऊंगा, क्या राहुल गांधी किसी अन्य आस्था के मान बिंदुओं पर इस तरह से टिप्पणी कर सकते हैं? उनको करने दिया जाएगा क्या? और ये फिर राहुल गांधी में और स्टालिन में और उनके पुत्र में और मिस्टर ए राजा में कोई अंतर तो है नहीं ना। और जो वो बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री थे उनका भी हाल वही था। कभी राहुल गांधी ने खुलकर इसका विरोध नहीं किया, कभी नहीं किया। एक प्रोफॉर्मा को टिप्पणी कर दी तो हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं और देश इसका जवाब देगा। इस चुनाव में इसको हम जबरदस्त मुद्दा बनाएंगे। हम कहना चाहते हैं, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है तो देश की आस्था का सम्मान भी उस प्रक्रिया का एक अंग होता है। इस तरह से मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।